देखिए अमोनिया का प्रिपरेशन हो गया था ना। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। देखिए अमोनिया का प्रॉपर्टी क्या है। देखिए अमोनिया यहां पे NH3, ठीक है। NH3 कलरलेस कंपाउंड होता है। कैसा होता है बोलो? कलरलेस कंपाउंड होता है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। दूसरी चीज है कि ये एयर से लाइटर होता है, लाइटर देन एयर, स्लाइटली लाइटर, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। इसका एटॉमिक मास हो गया 17 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखा जाए तो 16 होता है ना। तो थोड़ा सा लाइटर होता है, लाइटर देन एयर होगा। दूसरी चीज है यहाँ पे हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये हाईली सॉल्युबल होता है और एक्वस अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए अमोनिया को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में रिलीज करेगा, ठीक है। मान लीजिए गैस को हम अगर वाटर के अंदर इसको रिलीज करेंगे तो अमोनिया वाटर के साथ मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH कर लेना है यहाँ पे, NH4OH का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं एक्वस अमोनिया। क्या बोलते हैं? एक्वस, बोलो, एक्वस अमोनिया या सॉल्वेटेड अमोनिया। एक्वस अमोनिया ये कहा जाता है, ठीक है। अमोनिया पानी में हाईली सॉल्युबल होता है ना। फिर देखिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो वेरी हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसका रीजन क्या है बोलो? रीजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये भी क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाएगा खुद के साथ, इटसेल्फ, मतलब खुद के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो H जो है वो अगेन N के साथ ये कंबाइन करेगा, H जो है वो N के साथ कंबाइन करेगा। इस तरह से ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है ना। तो देखिए प्लस और माइनस के बीच में इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो अमोनिया भी क्या है बोलो? अमोनिया आपका एक बेसिक मॉलिक्यूल है जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, है ना। सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये अमोनिया दूसरी चीज है कि बेसिक नेचर का भी होता है, पता है ना। ये बेसिक इन नेचर, अमोनिया नेचर में कैसा है? बेसिक नेचर का है। अब बेसिक नेचर क्यों होता है? कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है। याद रखिएगा कि लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से ये अमोनिया जो है आपका बेसिक नेचर का है, ठीक है। लोन पेयर है आपका, छोटे साइज पे लोन पेयर बताए थे, बहुत डिटेल किए थे इसको, है ना। चलिए तो ये हमारा हो गया बेसिक नेचर। अच्छा स्मेल की बात करें तो पंगेंट ऑर्डर होता है इसका, पंगेंट ऑर्डर, है ना। कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है पंगेंट ऑर्डर, हाँ पंजेंट बोला जाता है इसको। तो अमोनिया का जो ऑर्डर होता है वो पंगेंट ऑर्डर होता है ना। गेटली एसिमिलेटेड, ODOUR होता है ना, ODOUR ऑर्डर होता है, ठीक है। अमोनिया फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, पता है आपको, है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है, जल्दी से नोट करिए, प्रॉपर्टीज का पॉइंट है। अमोनिया act as an ligand to various metal ion। अमोनिया लिगैंड का काम करता है बहुत सारे मेटल आयन के लिए, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, अमोनिया बहुत सारे मेटल आयन के लिए लिगैंड का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने अगर कॉपर आयन लिया है, जैसे मान लो हमारे पास कॉपर आयन है, ध्यान से देखो कॉपर आयन है। तो कॉपर आयन के साथ अगर
अमोनिया का रिएक्शन होता है। ध्यान से देखिए, कॉपर आयन, जैसे ये कॉपर आयन है, एक्वस फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा है देखो, और इसका कलर कैसा है बोलो, ब्लू कलर का होता है। जैसे कॉपर सल्फेट है मान लीजिए, तो उस सॉल्यूशन के अंदर अगर अमोनिया को डिसॉल्व करेगा तो यहाँ पे 4 मोल ऑफ अमोनिया हमने ले लिया। अब इसको क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ कॉपर आयन को अपने साथ ये जोड़ लेगा। देखो यहाँ पे NH3 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। अगेन यहाँ पे NH3 हो गया, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। इधर से भी देखो NH3, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इस वजह से कॉपर आयन एकोमोडेट करेगा सभी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में, है ना। तो सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, मतलब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। हो गया सब, ठीक है। तो कॉपर देखो, सेंट्रल मेटल आयन जो आपका कॉपर है, इसके पास क्या है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है। और सभी डोनर कहलाता है, सभी लिगैंड्स कहलाता है, दे ऑल आर लिगैंड्स। सभी क्या कहलाएंगे, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़िएगा ना तो वहां पे डोनर एटम को लिगैंड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, लिगैंड्स कहा जाता है। और लिगैंड्स और सेंट्रल एटम के बीच में, सेंट्रल आयन के बीच में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह के कंपाउंड को ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, जहां पे लिगैंड्स और सेंट्रल एटम के बीच में, सेंट्रल आयन के बीच में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और देखो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CuNH3 का होल 4 पावर पे क्या लिखेंगे हम, +2, ठीक है। तो जैसे ही अमोनिया इसके साथ कोऑर्डिनेटेड होता है तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है ये और ज्यादा डीप ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है, डीप ब्लू हो जाता है, भूलिएगा नहीं ये सब, है ना। और ज्यादा डीप हो जाता है, और ज्यादा डीप ब्लू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि सिल्वर इसको मिल जाए, मान लो Ag+, है ना कहीं ये एक्वस फॉर्म में आपका है, Ag+ है। तो Ag+ यहाँ पे क्लोराइड के साथ कंबाइन करके, ठीक है, ये बनाएगा AgCl, ठीक। AgCl का कलर होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। डू यू नो व्हाट इज प्रेसिपिटेट, क्या होता है, इनसॉल्युबल मास होता है, जो कि डिसॉल्व नहीं करता है सॉल्यूशन के अंदर, है ना। वो क्या करता है, नीचे जाकर बैठ जाता है या फ्लोट करता है, सॉलिड इनसॉल्युबल मास होता है आपका। तो व्हाइट कलर का पीपीटी, Ag+ यहाँ पे कलरलेस है। जब सेपरेट होता है ना आयन तो ये कलरलेस हो जाता है, और जब आपस में जुड़ जाता है तो व्हाइट कलर का पीपीटी बनाता है। अब देखो, अगर ये व्हाइट कलर का जो पीपीटी है, जैसे यहाँ पे AgCl है ना, तो AgCl का रिएक्शन अगर हम अमोनिया के साथ कराते हैं, अभी क्या है, अभी ये व्हाइट कलर का है, अभी क्या हो गया, ये व्हाइट कलर का पीपीटी है। जैसे ही अमोनिया के साथ इसको डिसोल्यूशन करेंगे या डिसॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस, और बाहर में आपका हो जाएगा Cl2। अगेन ये व्हाइट कलर डिसअपियर होके क्या दे देगा, कलरलेस कंपाउंड दे देगा, कलरलेस कंपाउंड आपको दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो ये चीज आप अच्छे से दिमाग में सेट करिए, ठीक है। तो एक तो हमारा कॉपर आयन के केस में हो गया, Ag+ के केस में हो गया। अगर हम मान लो आयरन के केस में अगर बात करें, Fe, सपोज करिए कि FeCl3 ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने FeCl3 ले लिया, उसको अगर हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे ब्राउन कलर का पीपीटी देता है, जिसको रस्ट कहते हैं। Fe2O3 सॉरी, यहाँ पे FeOH का होल 3 लेना होगा, है ना, FeOH का होल 3, है ना। एक मिनट, एनसीईआरटी देखें, ऐसा पॉज कर दो। देखिए, अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, देखिए अमोनिया यहाँ पे बेस है, और इसका रिएक्शन HNO3 के साथ कराओ, अमोनिया का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराइए, अमोनिया का रिएक्शन HCl के साथ कराइए, क्या बनेगा, ये बेस और ये क्या हो गया, एसिड। तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट बनेगा या नहीं बनेगा, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट बन गया, साथ में वाटर भी देगा।
चलो यहां बनाओ, अमोनियम सल्फेट बनेगा ना, NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, यहां बनाइए NH4Cl, ये व्हाइट कलर का डेंस फ्यूम होता है, व्हाइट डेंस फ्यूम्स, अमोनियम क्लोराइड व्हाइट कलर का धुआं होता है, बहुत ही डेंस, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है वो, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे देखिए, अमोनियम क्लोराइड यहाँ बन गया आपका। उसके बाद देखो ये कैसा सॉल्ट बनेगा बताओ, अमोनिया और H2SO4, यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो वहां पे एसिडिक सॉल्ट बन रहा है। अच्छा मान लीजिए कि अगर हम अमोनिया का रिएक्शन FeCl3, अमोनियम एक्वस अमोनिया का रिएक्शन NH4OH का, अगर अमोनिया एक्वस फॉर्म में है, पानी में डिसॉल्व है, ठीक है। एक बात और हम बता देते हैं कि जब आप अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करेंगे, यहां पे बताते हैं, अमोनिया को पानी में आप डिसॉल्व करेंगे तो यहां पे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, अमोनियम आयन का NH4+ बनेगा और साथ में सॉल्यूशन के अंदर क्या रिलीज करेगा, OH-। तो सॉल्यूशन के अंदर OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो यहाँ पे pKb का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। और जितना pKb का वैल्यू घटेगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और pK का वैल्यू बढ़ेगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, अमोनिया को पानी में, यहाँ पे H2O है, पानी में अगर डिसॉल्व करेंगे अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए एक्वस अमोनिया यहाँ पे है, दिस इज योर एक्वस फॉर्म, एक्वस अमोनिया रहेगा तो यहाँ पे Fe2O3.X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड रस्ट, है ना। और ये रस्ट किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। बात समझ में आ रही है, क्या बनता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया इधर। देखिए अगर मान लेते हैं हम लोग जिंक सल्फेट लेते हैं, ठीक है, ZnSO4, क्या ले रहे हैं, जिंक सल्फेट ले रहे हैं, और इसको हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया है, ठीक है, ये हमारा एक्वस के फॉर्म में है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं बोलो, जिंक हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड। साथ में अमोनियम क्या अपना सल्फेट बनाएगा, जिंक अपना हाइड्रोक्साइड बनाया ना, तो अमोनियम NH4 होल ट्वाइस और SO4 बनाएगा। दिस इज योर अमोनियम सल्फेट एंड दिस इज योर व्हाइट कलर का PPT, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। भूलिएगा नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे व्हाइट दे रहा है, कहां पे कलरलेस हो रहा है कंपाउंड, कहां पे ब्राउन दे रहा है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखेंगे, अमोनिया इज लुईस बेस, एक्सप्लेन वाई। अमोनिया इज लुईस बेस, एक्सप्लेन वाई। अमोनिया इज लुईस बेस, एक्सप्लेन वाई, ठीक है। क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है कि अमोनिया लुईस बेस क्यों है, कर लेंगे एक्सप्लेन। चलिए फिर क्वेश्चन लिखेंगे, why P2O5 cannot be used for, why P2O5 cannot be used for drying NH3। NH3 को ड्राई करने के लिए हम P2O5 का यूज नहीं करते हैं। हाँ ड्राइंग NH3, अमोनिया को अगर ड्राई करना है तो आप P2O5 का यूज नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि अमोनिया और P2O5 इसको ड्राई करने के जगह पे इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। क्यों, ये बेस नेचर का है ना, और ये क्या है, एसिड नेचर का है, तो एसिड बेस मिलकर क्या हो जाएगा, आपका सॉल्ट बना लेगा। तो एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा, जहां गया था सुखाने के लिए, है ना, और ये इसके साथ रिएक्ट करके अदर कंपाउंड ही बना लिया। तो इसको यूज मत कीजिएगा, बेस को सुखाने के लिए कोई बेस ही लेना होगा आपको। समझ में आ रहा है आपको, बेस को सुखाने के लिए कोई बेस ले लीजिए, आपको यूज वो कर ले सकते हैं आप, है ना। अब जैसे मान लो नाइट्रिक ऑक्साइड भी, देखो जब आप
अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, या नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां NO और H2SO4 है ना, सॉरी HNO3, नॉट H2SO4, HNO3, ये लोग बनता है एक्स्ट्रा में एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है ना। जब आप नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कीजिएगा तो ये लोग भी बाई प्रोडक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो इसको हमको अगर सुखाना है या इसको ड्राई करना है या इसको रिमूव करना है तो आपको H2SO4 को ही लेना पड़ेगा। आप यहां कभी भी अमोनिया मत ले लीजिएगा या कोई भी बेस मत ले लीजिएगा, क्योंकि एसिड बेस का रिएक्शन होने लगेगा। तो कभी भी ड्राइंग पे क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो जिस नेचर का ये है उसी नेचर का आपको हमें कोई ना कोई एसिड लेना पड़ेगा। तो लिखो यहां पे एक नोट में एक पॉइंट लिखिए, नोट में एक पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ N2, नोट में लिखना ये बात, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ N2 by ammonium chloride and sodium nitrite, ammonium chloride NH4Cl और sodium nitrite NaNO2, some byproduct will be also formed, some byproduct will be also formed, कुछ बाई प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर जाता है। सम बाई प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो फॉर्म्ड, है ना, N2 के साथ। यहां पे क्या क्या बनेगा आपका, यहां पे NaCl बनेगा ना, साथ में N2 बनेगा और साथ में वाटर भी देगा। तो यहां पे N2 के साथ मतलब ये प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ अमाउंट में NO प्लस HNO3 आपका निकल जाता है ना। याद रखिएगा, क्या लिखे ऊपर, क्या लिखे थे क्वेश्चन में, P2O5 नहीं, सबसे पहले ये अभी क्या लिखे थे स्टेटमेंट नोट में, हाँ, सम बाई प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड, है ना, लाइक NOHNO3, ठीक है। इट कैन बी ड्राइड, लिखो इट कैन बी ड्राइड, इनको ड्राई करने के लिए, ठीक है, इट कैन बी ड्राइड बाई पासिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बाई पासिंग सल्फ्यूरिक एसिड, क्या पास करेंगे हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड को पास कर देना। तो ये जो आपका बाई प्रोडक्ट में NOHNO3 है वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और हमें प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहां भी समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन जो हम अभी बताएं कि P2O5 को हम यूज नहीं करते हैं टू ड्राई, किसको बोलो, अमोनिया को ड्राई नहीं करते क्योंकि दे कैन रिएक्ट विद ईच अदर। लिखो आंसर, लिखो P2O5 कैन नॉट बी यूज टू ड्राई NH3, P2O5 cannot be used to dry NH3, P2O5 cannot be used to dry NH3 को ड्राई करने के लिए P2O5 हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज इन प्लेस, लिखो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग P2O5 get reacted with, instead of drying P2O5 get reacted with ammonia, P2O5 get reacted with ammonia, ये क्या कर जाएगा बोलो, ड्राइंग करने की जगह पे अमोनिया से रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो यहां पे तो कुछ नहीं बचेगा, है ना, और अदर कोई कंपाउंड बना लेगा। फिर एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाई डज नाइट्रोजन नॉट फॉर्म NCl5, लिख लेंगे आंसर। क्वेश्चन लिखिए, व्हाई डज नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म NCl5, NCl5 नहीं बनाएगा, NCl5 नहीं बनाएगा। व्हाई डज नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म NCl5, लिख लेंगे NCl5, लिखो इसका आंसर, इट इज बिकॉज, इसका आंसर लिखिए, इट इज बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव, it is because nitrogen do not have vacant d orbital, nitrogen do not have
vacant d orbital, so it cannot expand its octet, so it cannot expand its octet, so it cannot expand its octet beyond 4। 4 से ज्यादा, मैक्सिमम 4 ही होता है इसका, 4 से ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकता है ना। लेकिन हाँ स्मॉल साइज होता है, लेकिन ये मेन रीजन वो नहीं है, मेन रीजन है वेकेंट डी ऑर्बिटल, वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता ये। बात समझ आ रही है सबको? चलिए सारा लगभग करा ही दिए हैं। वाई अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन, क्वेश्चन लिखो। आया था वाई अमोनिया, सब आएगा क्वेश्चन, जितना हम नोट्स में बता रहे हैं एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वाई अमोनिया हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फॉस्फीन, ठीक है, लिखिए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड among ammonia molecules, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस चैप्टर में इंटर ही पढ़ना है, तो सीधे सीधे हाइड्रोजन बॉन्ड ही लिखे, इंटर लिखना जरूरी नहीं है आपका। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड among ammonia molecules, they have high boiling point, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहां इसको फिल करिए। ठीक है, चलिए हो गया यहां तक, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। क्या क्या किए क्वेश्चन में बताओ? 205 का हाँ बोलो। Why does not nitrogen form NCl5? हाँ, Why ammonia has higher boiling point हाँ, than phosphine? NCl3 plus water gives you A plus B, आपको A भी बताना है। PCl3 plus यहाँ वाटर है, वाटर gives you C plus D, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे इसको फिल करना है। NCl3 को हाइड्रोलाइज करेंगे क्या बनेगा? PCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हो गया? चलिए क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट में। व्हाट आर द कंडीशंस to maximize the production of ammonia, Yes, sir. ठीक है, अमोनिया के प्रोडक्शन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज करनी है जिससे कि आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिले। ठीक है, तो लिखो इसका आंसर। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया शुड फॉलो ली कैटलियर्स प्रिंसिपल। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया शुड फॉलो ली कैटलियर्स प्रिंसिपल। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फॉलो ली कैटलियर्स प्रिंसिपल। तो अमोनिया का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक है। तो N2 प्लस 3H2 आपको दे रहा है, यहां पे क्या दे रहा है? NH3. 2NH3 दे रहा है, और साथ में जो डेल्टा H का जो वैल्यू है यहाँ पे -46.1 किलो जूल पर मोल है, यही है ना? तो यहाँ पे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो ली कैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले टेम्परेचर को लो करते हैं। टेम्परेचर शुड बी लो, यहां लिखेंगे ऐसे, टेम्परेचर शुड बी लो। लेकिन याद रखेंगे कि बहुत कम टेम्परेचर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर बहुत कम कर देंगे तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, रिएक्शन हो नहीं पाएगा। तो टेम्परेचर को क्या रखना है बताओ?
ऑप्टिमम रखना है, टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम रखना है। चलिए दूसरा, अब चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम बन रहा है, देखो 2 ही मोल बन रहा है, इधर 3 और 1 4 मोल ले रहे हैं ना। प्रोडक्ट साइड हैव ओनली 2 मोल एंड रिएक्टेंट साइड हैव 4 मोल्स and product side will be lower number of mole, so we have to increase the pressure on reactant side such that larger number of molecules should collide with each other and maximum product of ammonia can be formed। यानी कि प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए, प्रेशर शुड बी हाई, प्रेशर हाई करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल कम है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कोलाइड करना है ज्यादा कोलाइड करेगा, तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और तीसरा कंडीशन क्या है कि कैटलिस्ट यूज करना होगा आपको। कैटलिस्ट कौन कौन सा लेंगे हम, आयरन का कैटलिस्ट Fe2O3, है ना, हाँ, K2O प्रोमोटर और Al2O3, ये सब आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंचाता है। नोट करिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट में लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जल्दी फटाफट। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लिखिए। नाइट्रोजन इज द ओनली एलिमेंट इन इट्स ग्रुप, नाइट्रोजन इज ओनली एलिमेंट इन इट्स ग्रुप which shows all oxidation states, which shows all oxidation states between -1 to +5, between -1 to +5, ठीक है, -1 से लेकर -3 से लेकर +5 तक, ठीक है, -3 से लेकर +5 तक। तो देखिए -3 से लेकर क्या होगा बोलो, +5 तक होगा, सही है ना। -3 से लेकर +5 तक, ठीक है ना। और बीच में जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगे वो आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों करेगा, लेकिन अगर +5 पे रहेगा तो वो घटेगा, ऑक्सीडेशन नंबर उसका उधर तो नहीं आएगा ना क्योंकि मैक्सिमम है, तो +5 से +6 तो नहीं जाएगा, ये ऑलवेज आएगा तो नीचे की तरफ घटेगा। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो भी कंपाउंड होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो इससे नीचे की तरफ आएगा और यहां पे कोई रहेगा तो ऑलवेज ऑक्सीडाइज होगा, और यहां पे जो रहेगा वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो भी होगा वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, बात समझ में आ रही है। और यहां पे जो भी रहेगा यहां ये काम करेगा, बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट का। यहां तक क्लियर है। और इस वाले के मतलब इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में -3 +5 के बीच में जो भी रहेगा ये सब आपका डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, यानी ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा, है ना। तो देखिए यहां पे हम कुछ ऑक्साइड्स लिख रहे हैं, जैसे यहां पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे N2O की, फिर हम बात करेंगे NO2 और N2O3, N2O4 और N2O
5। ठीक है, ये सारे हमारे ऑक्साइड्स हो गए, N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4 एंड N2O5। सबका नाम लिख लीजिएगा ना, बोलिए। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम क्या है बोलो? डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम हो गया डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका ये डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और रेस्ट का डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, है ना। इसका हो गया यहाँ पे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड। इसका नाम बेटा बेटा बताओ जल्दी से, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड। इसका नाम बताओ, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड। चलिए, तो ये हमारा सबसे पहले नाम हो गया। देखो सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि CO2 के तरह ही डाइऑक्साइड है, इसमें भी नहीं होगा आपको। इन दोनों में नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। इसका नाम बताइएगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसका नाम बताइएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। जनरली ये और ये दोनों बहुत यूज होता है, ठीक है ना। हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन इन पूरे में से इससे पूछा गया है, NO2 जो कि ब्राउन कलर का गैस है, वो सब अभी बताएंगे अभी, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन फैमिली में। उसके बाद इनका ऑक्सी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए N2O, इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाया जाता है इससे, इस वाले में। तो N2O में कितना चार्ज होगा बोलो? ऑक्सीजन पे -2 हो गया, तो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होगा? सोच समझ के बोलिए। नाइट्रोजन का नहीं पता तो X मानिए इसको, एक नाइट्रोजन का X मानिए, तो यहां 2 नाइट्रोजन है तो क्या लिखेंगे? 2X। और यहां ऑक्सीजन एक ही तो है, और ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। बराबर कर देंगे, पूरे पे चार्ज न्यूट्रल है ना, 0 है, तो यहाँ पे 2X बराबर 2 हो जाएगा, तो X बराबर 1 हो जाएगा कि नहीं? तो नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा? +1 चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -2 है तो अपोजिट में क्या हो जाएगा? +2। नहीं समझे? यहाँ पे -2 होगा तो 2 to the 4 हो गया ना, तो यहाँ पे +4 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए -2 है तो 3 to the 6 हो गया, यहाँ 2X है, 2X -6 होगा तो 2X बराबर 6 हो जाएगा। नहीं समझे? 2X -6 होगा ना, 3 to the 6 बराबर 0, तो 2X बराबर 6 तो X बराबर 3 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? X इज इक्वल टू बोलो 3, +3 हो गया। यहाँ पे -2 है तो 4 to the 8, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हो गया +4। यहाँ पे 5 to the 10 -2, 5 to the 10 एंड 2 5 the 10 +5। तो ऊपर से नीचे आइएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, तो एसिडिटी भी तो इंक्रीज करेगा, है ना। एसिडिटी भी तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा बढ़ता है। अब चलिए N2O सबका प्रॉपर्टी बता रहे हैं, सबका क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखिए। N2O कैसा नेचर का है? तो सबसे पहले आपको हम बताए थे ये होता है न्यूट्रल। पूरे पी ब्लॉक में 3 तरह का ऑक्साइड आपको पढ़ना है यहाँ पे। N2O जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, NO और CO, ये 3 आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है, कई बार पूछ चुका है। तो न्यूट्रल हो गया, गैस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है, गैस के फॉर्म में होता है, और इसका कोई भी कलर नहीं होता है, दिस इज योर कलरलेस। और इसको बोला जाता है क्या? लाफिंग, लाफिंग गैस। भूलेंगे नहीं ना, लाफिंग गैस। चलिए NO का बताइए। NO का देखिए, NO भी तुम्हारा न्यूट्रल होगा, होगा ना, यहाँ पे गैस के फॉर्म में होगा, और ये भी क्या हो जाएगा? कलरलेस। ये भी आपका कलरलेस गैस होगा। चलिए, और दूसरी चीज है, ये कैसा नेचर का है? पैरा मैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। चलिए NO2 बताइए। NO2 ये आपका ब्राउन कलर का गैस होता है, ब्राउन कलर का गैस होता है, ठीक है। दिस इज इन ब्राउन कलर का गैस। अच्छा, उसके बाद ये नेचर में एसिडिक होता है, HNO3 बनाने में भी यूज किया जाता है। ब्राउन कलर का गैस है, एसिडिक है। दूसरी चीज है, ये भी तुम्हारा पैरा मैग्नेटिक है, पैरा
मैग्नेटिक है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। चलिए N2O3 की बात करते हैं। तो N2O3 आपका सॉलिड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। कलर ऐसा इसका होता है ब्लू, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कलर कैसा है, ब्लू कलर का है, ठीक है। सॉलिड ब्लू और कैसा, एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर हो रहा है? चलिए N2O4 में देखते हैं। N2O4 में बताओ, इसका आपका ये भी सॉलिड के फॉर्म में, जितना भी डाई नाइट्रोजन टाइप का है ना सब सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड, यहां देखिए कोई गैस तो है नहीं, N2O वाला सिर्फ है, N2O तो आपका सिंपल ऑक्सीजन एक ही है ना यहाँ पे। ये देखिए सॉलिड के फॉर्म में है, साथ में देखिए इसका कलर नहीं होता है। डाई मतलब डाई नाइट्रोजन वाले में सिर्फ एक है जिसका कलर है, बस कौन सा, N2O3 का, बाकी किसी का कलर नहीं है, भूलिएगा नहीं ये सब। सॉलिड, कलरलेस और नेचर में एसिडिक, भूलिएगा नहीं। चलिए N2O5 का बताओ, ये भी हमारा सॉलिड, कलरलेस और नेचर में एसिडिक, मोस्ट एसिडिक यहां पे लिखिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे होता है इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा N2O5 का। अब इन सबको बनाने का क्या तरीका है, तो देखो इनको बनाने का क्या तरीका है, तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करो, NH4NO3 को क्या करना है आपको, हीट करना है, ठीक है। तो इसको अगर हीट करिएगा, अमोनियम नाइट्रेट, किसको हीट करना है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करना है, बात समझ में आ रही है। तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करिएगा तो क्या बनेगा, N2O बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हम बता दें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट यहां पे होता है ये। नोट करेंगे तब तक। चलिए NO का फॉर्मेशन करते हैं, FeSO4, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, FeSO4 लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम FeSO4 साथ में सोडियम नाइट्राइट और H2SO4, NaNO2 और प्लस क्या ले लेंगे हम, H2SO4। तो हमें मिलता है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। साथ में और भी कई बाई प्रोडक्ट बनता है जिसमें सोडियम बाइसल्फेट बनता है ना, फेरिक सल्फेट बनता है, ये सब आपका वाटर बनता है, साथ में NO बनता है आपका, है ना। तो ये सब बाई प्रोडक्ट में आपका होता है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सारा बाई प्रोडक्ट, है ना। कौन कौन सा, देखो सबसे पहले Fe2SO4 का होल थ्राइस, है ना, साथ में सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 और साथ में आपका वाटर और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। तो ये हमारा बन जाएगा। NO2 कैसे, NO2 को सीधे सीधे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट को हीट करिए, PbNO3 को हीट करेंगे हम, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, NO2 मिल जाएगा। ये पहले भी हो चुका है ना। लेड नाइट्रेट को आप हीट करेंगे और ये 250 डिग्री के आसपास, सॉरी 673 डिग्री, 673 डिग्री, 673 केल्विन, नॉट डिग्री, केल्विन। N2O3 को हीट करना, N2O3 को बनाना है ना, तो NO ले लीजिए, साथ में N2O4 के साथ इसको 250 केल्विन पे आप इसको हीट करिए, आपका N2O3 मिल जाएगा, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड को N2O4 के साथ, ठीक है। N2O4 सिंपली बनता है आपका NO2 के डाइमर से। NO2 है ना, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मिलकर क्या करेगा, बोलो, डाइमर बना लेगा। तो NO2 आप यहां पे ऐसे कर लीजिए थोड़ा इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कूल करेंगे इसको तो N2O4 मिलेगा, दोनों आपका पास आ जाएगा, और अगर हीट करेंगे तो वापस ये सेपरेट हो जाएगा और NO2 यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाता है, ठीक है। अगर N2O5 की बात कर रहे हैं तो देखो N2O5 कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तुमको लेना पड़ेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड और लेना पड़ेगा P2O5, ठीक है। तो HNO3 का रिएक्शन P2O5 के साथ कराइएगा तो क्या बन जाएगा, N2O5 बनेगा, ठीक है। और HPO3 भी बनता है, यहां ध्यान रखिएगा, HPO3 यहां पे लिख दे रहे हैं, HPO3 प्लस क्या देगा, बोलो, N2O5
बस। तो रिएक्शन सब याद रखना पड़ेगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो ये यहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट में इसका यूज किया जाता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। कहीं भी अगर ब्राउन रिंग टेस्ट आएगा ना तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे जो है ना इसका बहुत यूज होता है। ब्राउन रिंग बताएंगे, ब्राउन रिंग की तरह ब्राउन कलर का आपका गैस होता है, ब्राउन रिंग गैस है ना, वो बताएंगे अभी। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट में इसका यूज होता है। अमोनियम नाइट्रेट है ना, इसको हीट करेंगे क्या मिलेगा, N2O। ठीक है, N2O3 कैसे मिलता है, NO प्लस N2O4, N2O3 मिलता है। NO2 का डाइमर फॉर्म, ठीक है, NO2 का डाइमर फॉर्म हमारा N2O4 होता है, ठीक है। और HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है ना, जिसके ऊपर 5 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके +5 वाले पे ले जाता है। सबका प्रॉपर्टी याद है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है, सब रटना है आपको। चलिए नोट करिए। हाँ देखिए, ये हमारा सारे ऑक्साइड्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जैसे डबल बॉन्ड है यहाँ पे ना, उसको सिंगल मान लिया गया है। डबल बॉन्ड को सिंगल मान के लेंथ जो है वो डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, जैसा स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो लेंथ है वो दिखाया गया है। सही है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्या वैल्यू होगा वो सब नहीं पूछा जाता है। किसका लेंथ ज्यादा होगा, एक्स का ज्यादा होगा, वाई का ज्यादा होगा, सिर्फ यही पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है ना। स्ट्रक्चर देगा बनाने के लिए और कुछ इंडिकेशन कर देगा। स्ट्रक्चर मान लो यही दे दिया, इसमें XYZ टाइप का करके दे दिया या ABC टाइप का करके दे दिया, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ दिया आपसे कि बताओ कि किसका ऑर्डर क्या है। सही है ना। तो यहाँ देखिए सभी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे N2O का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, N डबल बॉन्ड N है, डबल बॉन्ड O है, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। डबल डबल था ना, दोनों को सिंगल सिंगल मान लिया गया, अलग अलग लेंथ है यहाँ पे X और Y। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि नाइट्रोजन जो है उसका साइज ज्यादा है, तो लेंथ X का ज्यादा होना चाहिए था और Y का कम होना चाहिए था, क्योंकि साइज छोटा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन के कंपेयर में छोटा होता है। तो जब पास पास रहेगा दोनों, नाइट्रोजन का साइज छोटा रहेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा। तो जब रिपल्शन बढ़ेगा तो Y का जो लेंथ है वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि Y का जो बॉन्ड लेंथ है वो X से ज्यादा है ना, बॉन्ड लेंथ है ना। ये सब देखो, ये सब जेई में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप जेई का एग्जाम देना चाहते हैं उसमें ये सब चीज जो है ना, थोड़ा सा डिटेल और अंदर का जो चीज है इसके अंदर, वो सब हम आपको बता रहे हैं, ट्रिक सिखा रहे हैं, है ना। तो बॉन्ड लेंथ ध्यान में रखिएगा, Y का ज्यादा होता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ लिख रहे हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक, बोलो, रिपल्शन की वजह से इसका लेंथ जो है ना ये थोड़ा बढ़ जाता है। आइए NO का तो बहुत आसान है, कितना एंगल, कितना इसका होता है लेंथ, 115 पिकोमीटर। चलिए बात करते हैं N2O3 का, है ना। तो डाई वाला जितना भी है सब इंपॉर्टेंट है। तो देखो N2O3 में क्या है, 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे देखो, क्या ये रेजोनेंस कर सकता है, पढ़ाया था ना रेजोनेंस, क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर आके एक स्ट्रक्चर ये बना सकता है क्या। तो इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा इस तरह का, देखो इस तरह का एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। और ये तो NO है, सिंगल बॉन्ड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड वाले का जो लेंथ होता है वो सिंगल बॉन्ड वाले से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है ना। ये सिंगल बॉन्ड है आपका, क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि NO एक जो है आपका है ना, यहाँ पे ये दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या डबल बॉन्ड है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्लस थोड़ा सा ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो है, तो लगभग मतलब 1.5 बॉन्ड हुआ ना, 1.5 टाइप का बॉन्ड हुआ ना। तो 1.5 टाइप का बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो लेंथ किसका ज्यादा होगा, Z का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू X। तो Z का ज्यादा हो गया ना एज कंपेयर टू X। अब देखिए NN जो है उसका साइज बड़ा है, तो सबसे ज्यादा एंगल किसका होना चाहिए, सबसे ज्यादा लेंथ किसका होना चाहिए, Y का, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से, देखिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे जो लेंथ होगा एज कंपेयर टू NN, ठीक है, NN के बीच में भी देखो लोन पेयर्स है, ध्यान से देखिए ये लोन पेयर्स है ना यहाँ पे। तो इन लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने से देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो Y जो आपका है ना, ये एज कंपेयर टू X और एज कंपेयर टू Z ज्यादा होता है ऑलवेज। यहाँ पे देखो जहां भी NN रहेगा उसका जो लेंथ होगा साइड वाले से हमेशा ज्यादा होगा। यहाँ भी देखिए ध्यान से, ये इन दोनों के बीच में Y है, इसका हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा X से।
तो बीच वाले में क्या होता है, लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होने की वजह से y का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है। सही है ना। यहां भी देखिए y का जो लेंथ है वो क्या हो गया, x से ज्यादा है ना ये लोग, है ना। तो NO का जो लेंथ होता है वो ऑलवेज कम होता है और जो y है वो ऑलवेज ज्यादा होता है। सही है। यहां पे सेम कंडीशन, यहां पे तो सेम ही चीज है। 120 पिकोमीटर का एंगल याद रखिएगा कि जो आपका थीटा एंगल होता है वो आपका ग्रेटर देन होता है 120 डिग्री से, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है बोलो, sp2 होता है, और sp2 में एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो इसमें जो एंगल होता है ना 120 से ज्यादा होता है, दैट इज 134 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ y को ग्रेटर करना है x से, ध्यान रखिएगा। यहां भी आपका एंगल 120 से ज्यादा, सभी में एंगल 120 से ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। एंगल कितना 120 से सबका ज्यादा रहेगा, किसी का 120 से कम नहीं है, है ना। कहां पे एंगल है, वो तो पिकोमीटर लेंथ है ना, डिस्टेंस है। ये स्ट्रक्चर आप नोट करिए जल्दी से फटाफट। लिखो, व्हाई डज N2O डाइमराइज। N2O डाइमर क्यों बनाता है ना, N2O क्यों डाइमराइज हो जाता है। लिखो NO2 डाइमराइज, व्हाई डज NO2 डाइमराइज। तो यहां पे देखिए NO2 हैव, लिखो आंसर, NO2 हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, NO2 हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, NO2 हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन and it is paramagnetic. NO2 have unpaired electron and it is paramagnetic. ठीक है, paramagnetic and highly reactive, and highly reactive. It is paramagnetic and highly reactive. और क्या हो गया, highly reactive होता है, paramagnetic and highly reactive, paramagnetic and highly reactive, ठीक है, highly reactive, ठीक है। so it can react with other NO2 molecule, so it can react with other NO2 molecule, it can react with other NO2 molecule, it can react with other NO2 molecule, ठीक है। रिएक्ट करेगा किसके साथ, दूसरे NO2 मॉलिक्यूल के साथ, टू फॉर्म बाय शेयरिंग, नॉट फॉर्म, बाय शेयरिंग इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड फॉर्म डाइमर, एंड फॉर्म डाइमर। चलिए नेक्स्ट में लिखेंगे नाइट्रिक एसिड। लिखे नाइट्रिक एसिड, हाँ, नाइट्रिक एसिड। लिखिए नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड्स are strong oxidizing agent, nitric acids are strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, strong oxidizing agent, it is very important chemical, देखो it is very important chemical, it is very important chemical for experiment, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, ठीक है। फिर लिखे लैब मेथड, इसको लैब में बनाया जाता है, ठीक है। लिखो लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन, लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड।
हो गया? कंप्लीट हुआ? चलिए देखिए नाइट्रिक एसिड का, देखिए लैब मेथड क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड। देखिए इसको हम अभी प्रिपेयर करेंगे लैब में। तो लैब में जो मेथड है, लैब मेथड जो प्रिपेयर करने का तरीका हुआ, सबसे पहला जो तरीका है फ्रॉम नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। अभी हम क्या करेंगे, सोडियम और पोटेशियम के नाइट्रेट्स के साथ, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का रिएक्शन हम किंग ऑफ केमिकल के साथ, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या बनेगा, सोडियम अपना NaHSO4 देगा, बाइसल्फेट दे देगा। ध्यान रखिएगा, सोडियम क्या देगा आपको, बाइसल्फेट देगा, और साथ में नाइट्रिक एसिड यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा। नाइट्रिक एसिड HNO3 फॉर्म कर जाता है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड हो गया। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, या तो सोडियम नाइट्रेट ले लेंगे या तो हम पोटेशियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं, H2SO4, और हम क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, KHSO4 साथ में HNO3। तो दिस इज आवर टारगेट मॉलिक्यूल, यही हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। चलिए दूसरा लिखिए, दूसरा लिखो। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए अब हम मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, तो प्रोसेस क्या यूज किया जाता है, यूज्ड कौन सा प्रोसेस, तो यहां याद रखिएगा ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस यूज किया जाता है, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे देता है। हेबर्स प्रोसेस से क्या बनाएंगे, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस से क्या बनाएंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनाएंगे, है ना, ये सब मैच द फॉलोइंग आपको देगा। ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस, ठीक है, कौन सा प्रोसेस यूज करना है, ऑस्टवाल्ड। तो पहले क्या करो, तो देखिए इसमें स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, देखिए क्या क्या स्टेप्स है रिएक्शन का। तो देखिए पहला स्टेप नंबर वन, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ किसको, अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, अमोनिया का डिकम्पोजिशन करना है, किससे, नाइट्रिक ऑक्साइड से, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड से अमोनिया का डिकम्पोजिशन करिए। चलिए अमोनिया का डिकम्पोजिशन करिए, तो NH3 है ना, तो सबसे पहले हम नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे NH3 को ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, फ्रॉम एयर, याद रखिएगा एयर से आपको ऑक्सीजन मिल गया। NH3 अमोनिया है, इसके लिए हम प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं, साथ में 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर यूज करना है आपको, ये टेम्परेचर और प्रेशर याद रखेंगे। तो अमोनिया यहाँ पे डिकम्पोज करके नाइट्रिक ऑक्साइड हमें दे देता है, और साथ में क्या देगा, वाटर देगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है बोलो, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बन गया बोलो, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है ना, तो ये अगेन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा स्टेप नंबर 2 में। देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 2, तो NO2 जो है, NO2 फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू NO2। याद रखिएगा NO2 में ये क्या होगा, फर्दर
ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आप ऑक्सीडाइज करिए। NO को, नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करेंगे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में आपको यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, है ना। रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट आपका ज्यादा बनेगा, अकॉर्डिंग टू ली कैटलियस प्रिंसिपल। तो NO2 हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऑक्सीजन और NO का कॉन्सेंट्रेशन लगातार यहाँ पे इनपुट देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या देगा आपको, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 में देखो, स्टेप नंबर 3 में क्या है कि जो आपका यहाँ पे NO2 मिला है, NO2 गेट डिजॉल्व्ड इन, कहां पे बोलो, इन वाटर। तो पानी में इसको डिजॉल्व करिए, NO2 प्लस क्या लिखेंगे, वाटर, क्या मिल जाएगा, HNO3, ठीक है, HNO3। और अनडिजॉल्व NO, देखो यहां पे क्या होता है कि कुछ अमाउंट में NO जो है वो एज इट इज रह जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी का सभी जो NO है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो जो रिमेनिंग NO रहेगा, ठीक है, रिमेनिंग NO को फिर से गेट रिसाइकल्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। तो जो बच गया NO, मान लीजिए रिएक्शन में कुछ बच गया, उसको फिर से क्या कर लेते हैं हम लोग, रिसाइकल कर लेते हैं, और रिसाइकल करके फिर से ये प्रोसेस हम लोग वापस अपडेट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें HNO3 नाइट्रिक एसिड हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है। ठीक है, देखिए यहां जो आपको HNO3 मिल रहा है, ध्यान से देखिए, यहां जो आपको HNO3 मिल रहा है, दिस इज इन एक्वस फॉर्म, मतलब पानी भी साथ में रहेगा यहाँ पे। तो अभी तो ये डाइल्यूट फॉर्म में है, किस फॉर्म में है यहाँ पे, बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 68% के आसपास जो HNO3 है ना वो रहता है। मतलब HNO3 का जो प्योर फॉर्म है वो कितना है आपका, 68 ही % है। हम चाहते हैं कि ये 98% चला जाए, 90% से ऊपर चला जाए, उसके लिए जो पानी एक्सेस है आपका रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे याद रखिएगा कि ऑब्टेन्ड HNO3 has excess water, ठीक है। ऑब्टेन्ड जो HNO3 है यहाँ पे, उसमें क्या है बताओ, एक्सेस वाटर है ना। टू मेक इट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, अगर इसका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बनाना है, ठीक है, यहां से वाटर को क्या करना है, निचोड़ लेना है, वाटर को ड्राई करना है, मतलब इसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है। तो जो पानी है उसको क्या करना होगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा कोई ना कोई। तो वाटर देखो यहां पे क्या है कि ऑब्टेन HNO3 हैज एक्सेस ऑफ वाटर टू मेक इट कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, है ना। वी शुड डिहाइड्रेट it by using conc H2SO4। अब ये देखिए conc H2SO4 क्या है, दिस इज योर डिहाइड्रेटिंग बोलो एजेंट है, सही है ना। तो यहां पे जो आपका पानी है, HNO3 और पानी दोनों आपस में रिएक्ट किया था, वाटर में डिसॉल्व किए थे, तो एक्वस फॉर्म में था। अब हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, एक्वस फॉर्म है, ये ओनली 68% ही कॉन्सेंट्रेटेड है, हम चाहते हैं कि और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, उसके लिए जो एक्सेस पानी है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऐसा नहीं कि देखो एसिड है, एसिड से पानी को हटाने के लिए H2SO4 ही यूज करना चाहिए, कोई बेस मत यूज कर दीजिएगा। कहिएगा कि सर क्या P2O5 यूज कर सकते हैं, सॉरी P2O5 कह रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कर सकते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर सकते हैं, बेसिक वाला कोई भी यूज नहीं करना है, ठीक है।
तो हमें जब भी करना होगा क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और ये हमारा बेस्ट कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो एक्सेस पानी को हटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड हमें लेना पड़ेगा जो कि डिहाइड्रेट करे वहां, है ना, और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उसको तैयार कर दे। देखिए पहले यहां पे हम बात करेंगे किस चीज की, प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, है ना। तो देखिए नाइट्रिक एसिड के प्रॉपर्टी में सबसे पहला देखना है कि ये जो लिक्विड होता है ना, कलरलेस होता है। कैसा होगा बोलो, कलरलेस लिक्विड होगा। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी में कि इट इज प्लानर, यहां पे लिखेंगे इट इज प्लानर इन, कहां पे, इन गैसियस स्टेट। याद रखिएगा कि गैसियस स्टेट में ये कैसा होता है, प्लानर होता है, प्लेनर होता है, प्लेन पे रहता है। आ रही बात समझ में, प्लानर इन गैसियस स्टेट। तीसरा प्रॉपर्टी देखो, ठीक है, सब प्रॉपर्टी याद रखेंगे, है ना। कलरलेस लिक्विड होता है, प्लेनर होता है गैसियस स्टेट में। अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी देखो, यहां पे आप एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, यहां पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, देख रहे हैं। ये आपका मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के साथ OH है, H यहां से बाहर निकालोगे, सिंगल H बाहर निकलेगा, ये मोनो बेसिक एसिड होता है, मोनो बेसिक एसिड होता है, सही है ना, ये मोनो बेसिक एसिड होता है। अगेन यहां पे देखिए, अगेन यहां पे बीच का जो बॉन्ड है इसको X मानेंगे, ये Y मानेंगे, और ये क्या मानेंगे, Z मानेंगे। तो यहां पे तो सिंगल बॉन्ड है, और यहां पे देखिए यहां पे जो लेंथ होगा वो X का ज्यादा होगा, फिर आपका किसका होगा, Z का ज्यादा होगा, और फिर किसका होगा, Y का होता है। ये भूलिएगा नहीं, X Z Y, है ना। और अगर एंगल की बात करें यहां पे, तो ये 130 डिग्री यहां पे एंगल ये फॉर्म करेगा, और ये जो यहां पे एंगल बना रहा है ये Y कर लो, ये यहां पे एंगल जो बना रहा है 102 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, भूलिएगा नहीं ये सब। तीसरा पॉइंट देखिए, हो गया ना, तीसरा, तीसरा देखना है ना। तीसरा देखो, ऑन डिजॉल्विंग वाटर, ऑन डिजॉल्विंग इन, कहां पे, वाटर, पानी में, इट रिलीज नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस आयन। ये पानी में NO3 माइनस आयन रिलीज करेगा। देखिए HNO3 को जब हम पानी में डिजॉल्व करेंगे, यहां पे ध्यान में रखिएगा नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन होता है, अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ, बोलो क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन। पानी में क्या रिलीज करेगा ये, H+ आयन। एसिड क्या रिलीज करता है, H+ आयन। तो एक्सेस वाटर के साथ मिलकर क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा ना, हाइड्रोनियम आयन बनाया, और यहां पे क्या बनाया, नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, कि नाइट्रेट आयन बनेगा आपका, नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन यहां पे होगा। हो गया। चलिए देखिए यहां पे एक बात और नोट करेंगे 4th नंबर पॉइंट में, कि जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइजेस मोस्ट ऑफ द मेटल
मोस्ट ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, दोनों का रिएक्शन लिखेंगे, है ना। लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन में याद रखिएगा जो नोबल मेटल होता है ना, नोबल मेटल्स ये डिसॉल्व नहीं करता है, ये जब भी करेगा एक्वा रीजिया में डिसॉल्व करेगा, ठीक है। तो नोबल मेटल में क्या हो गया, जैसे प्लैटिनम, सिल्वर और गोल्ड एक्सेट्रा, ये सब आपका नोबल मेटल होता है जिसमें कॉन्क HNO3 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ये सब डिसॉल्व नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इनर्ट होता है, अनरिएक्टिव होता है, भूलिएगा नहीं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लो कॉपर है, ध्यान से देखिए, कॉपर को ये ऑक्सीडाइज करेगा, HNO3 हम लोग क्या ले रहे हैं, मान लीजिए डाइल्यूट के फॉर्म में ही ले रहे हैं, अभी क्या लेंगे, डाइल्यूट के फॉर्म में। अच्छा कॉन्क पहले ले लो, पहले कॉन्क ले लो फिर डाइल्यूट करते हैं। मान लीजिए कॉन्क हमने ले लिया, तो कॉपर तो अपना नाइट्रेट बनाएगा ना, CuNO3 का होल ट्वाइस, कॉपर का वैलेंसी यहाँ पे 2 होता है, नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है, तो 2 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 माइनस होना चाहिए ना, बोलो, यहाँ पे 2 माइनस हो गया, 2 नाइट्रेट लिया हमने। साथ में HNO3 पे, HNO3 के नाइट्रोजन पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, बोलो +5, यहाँ पे बोलो 0। तो यहाँ देखो कॉपर किस पे चला गया, +2 पे चला गया, तो कॉपर के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, तो कॉपर के अंदर ऑक्सीडेशन हो गया, और नाइट्रेट जो है यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड जो है ये डिकम्पोज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस दे देगा, यस, ठीक है। तो HNO3 डिकम्पोज करके यहाँ पे NO2 दे देगा, यहाँ पे कितना चार्ज है, बोलो प्लस चार्ज है। समझ में आ रहा सबको, तो यहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में HNO3 डिकम्पोज करके क्या देगा, बोलो वाटर दे देगा, सही है। अच्छा उसी तरह से एक जिंक का भी रिएक्शन करा लो HNO3 के साथ, अगर यहाँ पे कॉन्क फॉर्म में हम ले रहे हैं तो क्या बनेगा, जिंक अपना नाइट्रेट दे देगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस क्या देगा, बोलो NO2 और साथ में वाटर दे देगा, ठीक है, ये वाटर आपको फॉर्म करेगा यहाँ पे। चलिए तो कॉन्क के साथ हुआ, सेम आपका सिमिलर रिएक्शंस डाइल्यूट के साथ भी हम करा सकते हैं, कॉपर, और हम लोग यहाँ पे HNO3 ले रहे हैं, किस फॉर्म में ले रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 ले रहे हैं, तो कॉपर अपना CuNO3 का होल ट्वाइस, साथ में यहाँ पे ध्यान रखिएगा नाइट्रिक एसिड बनता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन एकदम याद रखना है। डाइल्यूट के फॉर्म में रहेगा तो नाइट्रेट तो देगा ही, नाइट्रेट तो सब में कॉमन है, कॉन्क लो चाहे डाइल्यूट लीजिए, और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड आपका फॉर्म करता है जब कॉपर रहेगा। लेकिन ना जब जिंक रहता है और HNO3 डाइल्यूट के फॉर्म में है, इसको लीजिएगा तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में आपको वाटर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो जिंक के केस में बोलो, कॉपर के केस में क्या बना, NO, और जिंक के केस में क्या बनेगा, N2O, है ना, और डाइल्यूट यहां लेना है, डाइल्यूट HNO3, तो ये छोटा सा ऐसा बनाकर लिख लीजिए, कॉपर में NO और जिंक में N2O,